अभी भारत के 22-23 राज्यों में हमारा संगठन काम करता है और हम विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए और हमारा संगठन के अंदर भारत ज्ञान विज्ञान समिति के अंदर ही बहनों का एक संगठन है जिसको हम समता संगठन कहते हैं। तो हम समता संगठन की ओर से हर साल मार्च 8 मार्च को कारवा करके पत्रिका निकालते हैं और इस बार उस पत्रिका को अल्मोड़ा इकाई, भारत ज्ञान विज्ञान समिति अल्मोड़ा की इकाई द्वारा उसका प्रकाशन किया जा रहा है और कल इसका लोकार्पण 12 बजे जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में होना है और इसका लोकार्पण कल आदरणीय शीला जी के विद्यालय में भी होना है और ये पूरे उत्तराखंड के सभी जिलों में इसका लोकार्पण होना है और कल एक शादी देहरादून में होनी है। हमारे जो पूर्व राज्य महासचिव थे उनके घर में शादी समारोह, तो उस समारोह में भी उसका लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं एक बार सभी साथियों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और भारत ज्ञान विज्ञान समिति हमारे जैसे मैंने बताया 22-23 राज्यों में है और ये उत्तराखंड अल्मोड़ा में हमारे आदरणीय डॉक्टर विजया ढोंडियाल जी जो कि हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं, वो आज इसके मुख्य अतिथि हैं, वो हमारे जिला अध्यक्ष हैं और हमारे यहाँ एक 2 टर्म से यानी 2 दूनी 4 साल के बाद बदलना होता है। तो इसमें पहले मैं भी जिला सचिव रहा हूँ, फिर जिला अध्यक्ष रहा हूँ, उसके बाद राज्य सचिव वर्तमान में हूँ। तो बारी-बारी से हम लोग सब बढ़ते रहे हैं। तो आदरणीय डॉक्टर विजया ढोंडियाल जी अल्मोड़ा की जिला अध्यक्ष होने के साथ ही प्रांतीय स्तर पर भी उपाध्यक्ष हैं। तो मैं एक बार आदरणीय आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर विजया ढोंडियाल जी जो कि अध्यक्ष हैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति अल्मोड़ा के और प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हैं आप कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में शिक्षा संकाय में अध्यक्ष रही हैं। आपका स्नेह ज्ञान विज्ञान बुलेटिन बाल प्रहरी को मिलता रहा है। तो आपका स्वागत। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे समता की सह संयोजक, जिला संयोजक जो कि प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बसर अल्मोड़ा में। मैं आपका स्वागत करता हूं आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा जी, आप भी इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ती हैं। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे सुश्री सुनीता पांडे जी जो कि एडवोकेट हैं। आप बार एसोसिएशन अल्मोड़ा की उपाध्यक्ष भी रहे हैं और आप पहले हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति की साथी रही हैं। तो वर्तमान में आप अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। पहले आप हमारे संगठन में ही रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त यशस्वी जोशी जी जो कि भारत ज्ञान विज्ञान समिति की बाल मंच की साथी हैं। अभी पिछले जून में हमने जो अल्मोड़ा कार्यक्रम किया था, पूरे कार्यक्रम का संचालन ऑफलाइन आपने किया था। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर जोड़े हुए सभी मित्रों का आदरणीय आकाश आरसो सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड जो कि प्रतिदिन हमारे बीच जुड़ते हैं। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ कई एक अन्य साथी जुड़े हैं जिसमें प्रधानाचार्य दीपक बिष्ट जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं और गुंजन दीप जी, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच जुड़े हैं। कामेश्वरी जी अल्मोड़ा जब भी आती हैं तो हमारे कार्यक्रम में, ऑफलाइन कार्यक्रम में भी रहती हैं। हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के जिला सचिव आदरणीय कृपाल सिंह शीला सर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र पाल जी हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के सक्रिय साथियों में हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे बीच यानी ताकुला से जुड़े हैं। शोभा जोशी जी हमारे बीच जुड़ गए हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और उमेश जोशी जी हमारे बीच जुड़े, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सुधीर तिवारी जी गोपेश्वर चमोली से। ये मन था कि आज हम हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त मेरी प्रिय महिला यानी अपने आसपास के कोई ऐसी महिला के बारे में लिखेंगे जिन्होंने विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया है। ऐसी महिला को के बारे में बोलना है। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज हम कार्यक्रम को थोड़ा प्रारूप दूसरे रूप में देखेंगे। मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करने के लिए और आज के संबंध में अपनी बात रखने के लिए कार्यक्रम की संचालक यशस्वी जी से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले वो सभी का
स्वागत भी करेंगे और साथ-साथ सर को बुलाने के बाद आगे कार्यक्रम जारी रखेंगे। यशस्वी जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। यशस्वी जी, जुड़ चुके हैं आप? यशस्वी जी, जुड़ चुके हैं? चलिए, जब तक अ, यशस्वी जी जुड़ चुके हैं? जी सर। हाँ, आपको नारी मैं जी, मैं आपको जी आमंत्रित सर। करता हूँ। स्वागत है आपका। जी सर। नारी शक्ति का है ये मान, नारी से ही जग की पहचान। हर मुश्किल को जो हंसकर सह जाए, वो नारी ही तो जो दुनिया को आगे बढ़ाए। माँ शारदा को नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय किराला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे 45वीं बार संचालन करने का मौका दिया। आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर विजया ढोंडियाल मैम, अध्यक्ष भारत ज्ञान विज्ञान समिति अल्मोड़ा से, एवं बालप्रेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किराला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे सर, संरक्षक बालप्रेरी अहमदाबाद गुजरात से, एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बालप्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमती सुनीता पांडे मैम, एडवोकेट, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति अल्मोड़ा से, एवं आज की अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैम, सह संयोजक समता, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, प्रधानाचार्य राज्य इंटर कॉलेज बसर अल्मोड़ा से। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज भारत ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा महिला दिवस के अवसर पर कार्यशाला है, तो इस उपलक्ष्य पर मैं आपको भारत ज्ञान विज्ञान समिति के बारे में बताना चाहती हूँ। भारत ज्ञान विज्ञान समिति क्या है? भारत ज्ञान विज्ञान समिति बच्चों और महिलाओं के लिए काम करती है और विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है, ताकि बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास हो सके। और हर साल भारत ज्ञान विज्ञान समिति के तत्वाधान में रामसे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में श्री उदय किराला सर के नेतृत्व में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस कार्यशाला में काफी संख्या में बच्चे जुड़ते हैं और इस कार्यशाला में जुड़ने से उनमें आत्मविश्वास आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। महिला दिवस हम इसलिए मनाते हैं ताकि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का सम्मान किया जाए। पहले महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफी सीमित थी। उन्हें शिक्षा, काम और स्वतंत्रता के मामले में बहुत कम मौके मिलते थे। लेकिन आज के समय में महिलाओं ने इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की है। उन्हें शिक्षा में बराबर अवसर मिल रहे हैं, काम के नए रास्ते खुल रहे हैं और वे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। तो कुल मिलाकर बदलाव बहुत सकारात्मक हुआ है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आप सभी को अपनी प्रेरणादायक महिला के बारे में बताती हूँ। मेरे मोहल्ले की प्रेरणादायक महिला का नाम ज्योति बिष्ट है। वह हमारे मोहल्ले की प्रधान है। उनका जन्म हमारे क्षेत्र में ही हुआ है और उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। ज्योति बिष्ट जी गांव की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वह महिलाओं को जागरूक करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। वे समय समय पर बैठकों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताती हैं। बच्चों के लिए भी वह कई अच्छे कार्य करती हैं। वे बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाती है और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती है। महिलाओं के मन में वैज्ञानिक सोच जगाने के लिए भी वो प्रयास करती है। वे साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक बनाती है। ज्योति बिष्ट को गांव के लोगों ने प्रधान के रूप में चुना है और वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा रही हैं। मैं उन्हें अपना आदर्श मानती हूँ क्योंकि वे मेहनती, ईमानदार और समाज की भलाई के लिए काम करने वाली महिला है। उनसे हमें महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज सेवा की प्रेरणा मिलती है। शब्दों में स्नेह, भावों में मान, श्री आकाश सारस्वत सर का करते सम्मान। आपके आगमन से महकता है द्वार, स्वागत है आपका श्रीमान बारंबार। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी। सबसे पहले प्रिय यशस्वी बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1500 पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला जो कि महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित की जा रही है, मैं अध्यक्षता कर रही डॉक्टर चंद्रकला जी,
और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विजया जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट सुनीता जी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय यशस्वी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगी मागणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, कृपाल जी के साथ साथ समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बच्चों में समझ का विकास कैसे हो, उनमें अंतर्निहित शक्तियों का प्रस्फुटीकरण कैसे हो, कैसे अच्छे संस्कार आए, कैसे अच्छी आदतों का विकास हो, उन सब बारे में चिंतन मनन करने के लिए इन कार्यशालाओं की योजना बनाई जाती है। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से महिला दिवस तो एक सांकेतिक दिवस है। जब हम महिला सम्मान, महिला अस्मिता की बात करते हैं तो वो तो 365 दिन होना चाहिए। कागजों में, संविधान में, नियमों में बराबरी का दर्जा दिखाई देता है, लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं दिखता है। घर परिवार से लेकर समाज में सभी स्थानों पर कहीं ना कहीं भेदभाव के मामले दिखाई देते हैं और निश्चित रूप से ये किसी सभ्य समाज के मुंह पर एक तमाचा भी है और सभ्य समाज को पुनर्विचार भी करना होगा कि वास्तव में कथनी करनी में एकरूपता रखते हुए समानता का भाव व्याप्त हो। आज बड़े चिंतन मनन की जरूरत है कि आखिर भारतीय संस्कृति सभ्यता में भी ये महिला दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जहां पर नारी को नारायणी का दर्जा दिया गया, लेकिन बातों में, कहावतों में, भाषणों में नारी को नारायणी का दर्जा देने की जरूरत नहीं, समानता की बात होनी चाहिए। वास्तव में आज की कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें महिला दिवस के बारे में बात की जानी है, आदर्श महिलाओं के बारे में बात की जानी है और बच्चे जिन महिलाओं से प्रेरणा ले रहे हैं उन महिलाओं के बारे में अपने अनुभव सुनाएंगे, जिसमें शुरुआत प्रिय यशस्वी ने अपनी ग्राम प्रधान से की है। निश्चित रूप से समाज में काफी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिससे हमारे बच्चे भी और बड़े भी प्रेरणा लेकर अपने कार्य को पूर्ण मनोयोग, ऊर्जा, उत्साह और उमंग से करते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सभी को महिला दिवस की बधाई देते हुए, सभी सम्मानित महिलाओं का अभिनंदन और स्वागत करते हुए और अपनी बात को बच्चों के संदर्भ में जो हम रोज बात करते हैं पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन सूत्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर पुनश्च अपने देश की सभी महान महिलाओं का स्मरण करते हुए सभी को महिला दिवस की बधाई देते हुए और अंत में महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें काफी ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। नियम क्रमांक 1, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह अपना माइक एवं कैमरा दोनों ऑन रखे। नियम क्रमांक 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई अन्य प्रतिभागी अपना माइक एवं कैमरा ऑन करके बाधा ना डाले। नियम क्रमांक 3, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक मदद ना करे। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन दृश्या कोहली, कक्षा 5 बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृश्या कोहली, कक्षा 5 की छात्रा, कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से।
मैं आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है मेरी आदर्श रश्मि दीदी। मेरे आदर्श मेरी बड़ी दीदी रश्मि सेनवाल दीदी हैं। उनका जन्म अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा हिंदी मीडियम स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय अल्मोड़ा से हुई। उनकी माध्यमिक शिक्षा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल से हुई। फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से की। अभी अभी वर्तमान में वे बेरीनाथ में पीजी कॉलेज बेरीनाथ में असिस्टेंट प्रोफेसर विषय अर्थशास्त्र पर कार्यरत हैं और अब वे आकाशवाणी केंद्र अल्मोड़ा जो अल्मोड़ा से कार्यक्रम किया जाता है, वो कार्यक्रम ऐपण जो पूरे कुमाऊनी भाषा में वो कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में मेरी रश्मि दीदी बहुत अच्छा संचालन करती हैं, वो भी पूरी कुमाऊनी भाषा में। और वे दूर दराज के बच्चों को, छात्र छात्राओं को नेट परीक्षा की तैयारी कराती हैं और वे सभी बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिता में प्रतिभाग भी कराती हैं। मैं उनको अपना आदर्श क्यों मानती हूँ? मैं उनको अपना आदर्श इसलिए मानती हूँ क्योंकि वे दूर दराज के बच्चों को नेट की परीक्षा की तैयारी कराती हैं। वह सभी बच्चों को अलग अलग प्रतियोगिता में प्रतिभाग भी कराती हैं और वे उनकी रुचि किताब पढ़ने के बाद वो सभी पुस्तकों का रिव्यू देती हैं, करने वाली एक अच्छी व कुशल कंटेंट क्रिएटर है। मैं उनकी जैसी एक सफल महिला बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की दूसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी कक्षा 11 खुनाली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जी बहन, आपका आभार। सर्वप्रथम बाल प्रहरी के 1412वें ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन है। मैं स्वागत करती हूँ उन सभी महिलाओं का जो आज बाल प्रहरी के सुंदर पटल में जुड़कर उनके बारे में, जिन बच्चों ने वक्तव्य दिया होगा उनके बारे में सुनने के लिए, और उन सभी को बाल प्रहरी की तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अब अपना वक्तव्य स्टार्ट करती हूँ। मैं अपनी प्रिय व आदर्श महिला के बारे में बाल प्रहरी के सुंदर पटल में बोलने जा रही हूँ। हमारे गांव की वर्तमान प्रधान जिम्मेदार नागरिक के तौर पर श्रीमती दया देवी हैं। वह मेरी आदर्श महिला हैं जिन्होंने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने गांव की महिलाओं के लिए बहुत सारी नई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई संगठनों का, कई समितियों का
निर्माण किया है, जिसमें उन्होंने सिलाई, बुनाई व अनेक हस्तक्षेप द्वारा किए गए कार्य की योजनाओं को शामिल किया है। तो उन्होंने उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी घर की आर्थिक स्थितियों को ठीक करने के लिए कई योजनाएं, कई समितियां और साथ ही साथ महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी उन चीजों में आगे डेवलप करने के लिए कई योजनाएं बनाई है। जैसे कि पक्का रास्ता बनाने के लिए पुरुषों को एक नया रोजगार मिला, जिससे कि उनकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक हुई। उन्होंने साथ ही साथ गाँव को विकसित करने के लिए कई चीजें की, जैसे कि स्वास्थ्य में लेके उन्होंने एक ऐसी बैठक बैठाई जिसमें गाँव के सभी लोग शामिल थे और उन सभी लोगों द्वारा उनकी जो परेशानियां हैं वो कही गई। और साथ ही साथ उन्होंने वृद्ध पेंशन, उन चीजों की बात भी उस बैठक में रखी, जिससे कि सबको ये लगा कि हमारे प्रधान जी इन चीजों को आगे विकसित जरूर करेंगे। जहां तक की है, उन्होंने विज्ञान की दृष्टि से भी बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं व साथ ही साथ में उन्होंने 5 साल के इस दौर पे कई सारी चीजें करने का सुनिश्चित किया है। जैसे कि गांव के विकास में कई कार्य किए हैं, पेयजल, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी कई चीजें सोची हैं। मुझे उम्मीद है कि वो गांव की सभी आर्थिक स्थितियों को ठीक करेंगे। 5 साल उनके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। साथ ही ग्रामीणों को नई प्रेरणा देंगे और जो वृद्ध औरतें हैं, वो विधवा औरतें हैं, उनकी पेंशन के साथ साथ उन्हें जो नई योजनाएं हैं उन पे भी लागू होंगी। और बच्चों को पढ़ाई पे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए स्कूल में बातें की है और बैठक भी की है। और मुझे वो अपनी आदर्श इसलिए लगती हैं क्योंकि वो गांव की एक जिम्मेदार नागरिक बनी है और उनका जो कर्तव्य है वो नियत समय पर वो पूर्ण कर रही है, जिससे कि उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, मुझे ये उम्मीद है। और मैं आप सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि आज की बाल प्रहरी के सुंदर पटल पे वो इस कार्यशाला में जुड़ी है, तो क्या मैं उन्हें इसमें आमंत्रित कर सकती हूँ? जी हाँ। अभी दूसरे दो हैं दोस्त, तो दूसरों वो को यहाँ पर अपने कुछ शब्द बाल प्रहरी की सुंदर पटल पर रखें। मैं ग्राम प्रधान दया देवी पेड़ी चपट्टा कुमालदेव से हूँ। मैं वर्तमान में मैं ग्राम प्रधान हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। फूलों की खुशबू, कलियों का श्रृंगार, आपके आने से सजा है आज ये सारा द्वार। ज्ञान और प्रेरणा की है आप एक पहचान। आदरणीय सुनीता पांडे मैम को हमारा सादर प्रणाम। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमती सुनीता पांडे मैम, एडवोकेट, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति अल्मोड़ा से। मैम, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ यशस्वी जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है मैम। आवाज आ रही है? सुनीता जी, जी मैम, स्वागत है आपकी आपका। आवाज आ रही है। आवाज जी। हाँ, धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के 2026 के पूर्व संध्या में बाल प्रहरी और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के संयुक्त तत्वाधान में हमारे साथी उदय किरोला जी के कुशल नेतृत्व में जो आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसमें मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती चंद्रकला वर्मा जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर विजया ढोंडियाल जी, अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर चंद्रकला वर्मा जी, और हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के
प्रबुद्धजन, पदाधिकारीगण और बाल प्रहरी के हमारे सभी साथीगण और प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में सभी को पूर्व संध्या पर बधाइयाँ और एक अहम कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे तो जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं वो बिल्कुल सदैव हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बड़े अनुशासन के साथ जो है ये कार्यक्रम करते रहते हैं। और उदय किरौला जी का भी एक डिसिप्लिन इसमें दिखता है कि वो किस तरीके से जन जागरूकता के साथ जो समसामयिक मुद्दे हैं, घटनाएं हैं, उन पर भी अपनी वाचन को हमेशा रखते हैं, निरंतर रखते हैं। इसी कड़ी में जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात आई है, तो ये तो बहुत बड़ा विषय है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा हुआ है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो ये 1908 के जो शिकागो शहर के अंदर महिला कपड़े मिल पे जो महिला मजदूर थे, उन्होंने अपने काम के घंटे और अपने वेतन, जो गरिमामय वेतन प्राप्त करने के लिए एक आवाज उठाई थी। और ये चिंगारी थी जो हमारी चेतना का स्तर बताती थी। और मजदूर कहने से नहीं है, बल्कि चेतना का स्तर अपने अनुभव से और कार्य से निकल के आता है। और ये अनुभव या चेतना सिर्फ अपनी व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि एक ये जनमानस के बीच में जो श्रम, जिस श्रम से हमारा दुनिया चलती है, जिस श्रम से हमारा देश चलता है, देश का विकास जिससे जुड़ा हुआ है, उस श्रम की ताकत को पहचानने का भी एक मंथन इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दिखता है। और 1910 में जब महान वामपंथी नेत्री थी क्लारा जेटकिन, उन्होंने इसको एक मान्यता दी महिला दिवस के रूप में और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का काम किया था। तो ये जो मजदूरों का एक आंदोलन सड़कों पर उतरा था, जिसमें खून भी बहा, जिनमें उनके साथ बहुत बदसलूकी हुई, बहुत शोषण हुआ, लेकिन ये आवाज जो है आज हम जो महिला दिवस मना रहे हैं उसमें दिखाई देता है, वो परिलक्षित होता है। और 1917 में जो रूस में महिलाओं ने जो एक ऐतिहासिक हड़ताल की थी, उसकी स्मृति में ये 8 मार्च के रूप में निरंतर मनाया जाता है, जो बहुत प्रासंगिक है पूरी दुनिया के अंदर। साथियों, ये जो है महिला दिवस कार्यक्रम, ये एक मानव गरिमामय उपस्थिति और एक जेंडर भेदभाव जो समाज के अंदर हमें दिखता है, काम के रूप में महिला का जो द्वितीय स्तर दिखता है, उसको सेकेंडरी माना जाता रहा है। वो प्रजनक होने के बावजूद रिप्रोडक्टिव महिला है। हम जो देवी स्वरूपा कहते हैं या महिला को बहुत सम्मान देवी के रूप में देते हैं, उसका मतलब ये है कि वो रिप्रोडक्शन देती है, जननी है। वो हमारी जो है पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए भी वो है, माध्यम है। तो वो महिला सबसे ऊपर होता है उसका स्थान। लेकिन विडंबना क्या है कि महिला को उसके शारीरिक स्थिति को देखते हुए, उसका जो आर्थिक स्थिति है, उसका जो सामाजिक पिछड़ापन है, जो पितृवादी समाज, मनुवादी समाज से निकल के आया कि महिला को चार दीवारी के अंदर रहना है और महिला को शिक्षा से भी वंचित करना है। तो ऐसे समय में जब मजदूर महिलाओं ने ये सवाल उठाए थे, तो समझिए कि उनके साथ किस तरीके से उन्होंने एक इतिहास को रचा है और महिला को उसके सेकेंडरी दर्जे से, द्वितीय दर्जे से उसको बाहर निकाल के एक समतामूलक परिस्थितियों में लाने के लिए उसके लिए एक जगह बनाई थी। और जो हम देखते हैं कि हमारा जब भारतीय संविधान बना, तो हम भारतीय संविधान नियमन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो वोट का अधिकार भी महिलाओं को पहले नहीं था। दुनिया के स्तर पर भी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, वो महिला दिवस की ही प्रासंगिकता है। और जो हमारा जो गणराज्य है, भारतीय गणराज्य, और उसमें जो हमारा अगर हम महिला दिवस को प्रासंगिक मानते हैं तो हमें संविधान की मूल अवधारणा और उस हमारे गणराज्य की परिकल्पना को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा
मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें हम समता मूलक समाज और समानता जो है और एक नारी मुक्ति की अगर बात करते हैं तो वो ये हमारा संविधान देता है, वरना हम आज के दिन में भी बोलने की आजादी शायद हमको नहीं मिलती। तो जो भारतीय संविधान है उसमें जो महिलाओं के आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक जो न्याय की बात जो हमारा संविधान करता है वो बहुत बड़ी चीज है। वो महिला के लिए एक हथियार है कि अगर उसके साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए अगर न्याय मिलना है, उस शोषण के खिलाफ लड़ना है, तो संविधान में ही वो अवधारणा है, वो प्रावधान है जिसके तहत वो अपने न्याय की दिशा में अपनी जिंदगी जीने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। तो हमारे संविधान में जिस तरीके से हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे संविधान में ही कहा गया है कि हम कानून जो है सबके लिए समान है, और दूसरा इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो जो कानून का इक्वल प्रोटेक्शन है, समान प्रोटेक्शन जो मिला है, संरक्षण, वो भी महिला को समझने की जरूरत है कि अगर हमारे साथ कोई भेदभाव है तो उसके लिए हमारा जो न्याय का दरवाजा है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। शारीरिक और मनुवादी सोच और पितृवादी सोच से इतर जो संविधान ने हमें गहन एक प्रावधान दिए हैं उनको हमें मंथन भी इस दिन करने की अति जरूरत है। जो हमारी बोलने की आजादी है, भाषण की स्वतंत्रता है, हमारे शिक्षा की स्वतंत्रता है, हमारे रोजगार की स्वतंत्रता है, हमारे किसी भी स्थान में जाकर भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, वो हमें संविधान देता है। और संविधान ही है जो पुरुष से इतर भी कुछ जगह अपवाद स्वरूप महिला को विशेष दर्जे से जो है सम्मानित करता है, उसको विशेष कानून देकर, जिसमें लिंग है, भाषा है, वर्ग है, जाति है, और ये जो किसी भी तरीके के वर्गवाद है उससे हटके जो एक महिला को एक प्रोटेक्शन देने की बात है, वो विशेष अधिकार हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो अधिकार हमें मिले हैं वो भी एक हमारे संघर्षों के नतीजे रहे हैं, जिसमें हमारी सती प्रथा खत्म हुई है, जिसमें हमारी दहेज प्रथा को विराम लगा है, जिसमें हमारे बच्चों के साथ जो शोषण है, बाल विवाह है, उस पे वो लगा है। लेकिन उसके बाद भी एक सर्व समावेशी कानून भी हमारे समाज के बीच में कानूनों के तहत आए हैं, जैसे हमारे घरेलू महिला हिंसा विरोधी कानून जो 2005 में आया था, एक अहम था, जो हमारी जो सामाजिक संरचना, जो पारिवारिक संरचना में जो हमारे साथ भेदभाव है, जो हमारे साथ होने वाली हिंसाएं हैं, उनको रोकने के लिए कोई भी जन्म से, रक्त से या विवाह के जरिए एक छत के नीचे रहने वाली महिला है, चाहे वो पत्नी है, चाहे बच्ची है, चाहे वो अम्मा है, चाहे वो दादी है, ताई है, किसी भी रिश्ते से अगर एक छत के नीचे रहने वाली महिला है और उसके साथ शोषण होता है तो उसको ये कानून ने कई सारे संरक्षण दिए, जैसे बचाव का अधिकार मिला उसको, प्रोटेक्शन, राइट टू प्रोटेक्शन मिला, राइट टू मेंटेनेंस मिला, राइट टू लीव मिला, और राइट टू कंपनसेशन मेंटेनेंस, और राइट टू कस्टडी। तो ये जो अहम है, कभी कभी भ्रम ये रहता है कि महिला को इतने अधिकार मिल गए हैं कि अगर महिला को एक थप्पड़ भी मारेंगे तो महिला तो बिल्कुल घर बर्बाद कर देगी, वो बाहर सड़कों में आ जाएगी। लेकिन साथियों, कभी ऐसा नहीं होता। जब तक पानी सर के ऊपर नहीं होता है, जब तक महिला की मरने, आत्महत्या तक की नौबत नहीं आती, तब तक महिला अपने घर के संस्कारों के, अपने पूर्वजों के दिए हुए संस्कारों से बाहर नहीं निकल पाती और इन कानूनों का भी मदद नहीं ले पाती। लेकिन हम देख रहे हैं कि डीवी एक्ट जिसको बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसका भी बहुत ज्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन है, निर्वचन है, वो नहीं हो पा रहा है। कोर्ट भी जैसे इसको 60 डेज में होना चाहिए इसका निस्तारण, इस तरीके से नहीं, वर्षों तक केस चल रहा है। जो इसमें प्राइमरी जो इंटरिम रिलीफ है, अंतरिम राहत है, वो भी नहीं मिल पा रही है। तो ये थोड़े से ऐसे सवाल है जो महिलाओं के कानून का इम्प्लीमेंटेशन के तरफ इशारा करता है, जिसमें हमारी न्यायपालिका भी दिखती है कि न्यायपालिका भी कहीं कहीं पर रुझान पुरुषवादी या सत्ता
सत्ता वाली जो रुझान दिखते हैं, तो वो कानूनन ये जो कमियां हमारे समाज के बीच में दिखती हैं, जिसमें शासन प्रशासन और हमारी वर्तमान जो स्थितियां हैं, जिसमें हमारे संरक्षण, जो महिलाओं के लिए संरक्षण के लिए बनाए हुए महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, वन स्टॉप सेंटर है, ये भी जब निष्क्रिय पड़ जाते हैं या सत्ता के इशारे पे काम करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं महिला के साथ होने वाले अन्याय पे न्याय की कमी दिखती है। ऐसे ही वृद्धजनों के लिए भी कानून इसमें बने हैं और बच्चों के लिए संरक्षण के लिए सीडब्ल्यूसी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके अंदर भी जो बच्चियों के साथ होने वाली यौन हिंसाएं हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए उसमें कई प्रावधान है। उन केसों को लेना, उनका जो बच्चे बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं, लावारिस हो गए, उनको संरक्षण भी देने का काम सीडब्ल्यूसी या नारी निकेतन या बाल संरक्षण गृह करते हैं। अभी साथियों एक 2013 का है जो कार्यस्थल पे महिलाओं के जो संरक्षण यौन हिंसाओं से जो है सेक्सुअल हेरेसमेंट कमेटियां, जो 1997 में विशाखा गाइडलाइन जो थी भौरी देवी का केस था, जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस समय 1997 में तो एक डायरेक्शन दिया था कि जहां पर भी महिलाएं काम करती हैं, चाहे वो श्रमिक महिलाएं हैं, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हैं, चाहे वो घरेलू कामगार महिलाएं हैं, उनको संरक्षण देने के लिए उनके साथ किसी तरीके से यौन सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन किसी तरह का पीड़ा होने से, शोषण से बचाने के लिए ये एक्ट पास हुआ है। इसको पॉश एक्ट भी कहा जाता है। ये साथियों वैसे तो शिक्षण संस्थानों में भी ये पॉश एक्ट की वो कमेटियां बनी है, लेकिन अभी भी इसमें इंटरनल कमेटीज तो हैं, लेकिन एक जो लोकल कमेटी होती है, अगर जहां पे 10 से कम महिलाएं काम करती हैं, 10 से कम महिलाएं हैं किसी शिक्षण संस्थान में, किसी भी फर्म में, किसी भी कारखाने में, तो वहां पर ये कमेटी नहीं बन पाती है 10 से कम महिलाएं होने पे, जिसमें महिलाएं इसकी चेयरपर्सन भी होती है। लेकिन उनके लिए जो है लोकल कमेटी के तौर पे डीएम के अंडर में लोकल कमेटी बनी हुई है, जिसमें अगर कहीं भी ऐसा अन्याय होता है, इस तरह की शिकायत आती है, कंप्लेंट है, तो उसको हम सीधे डीएम के अंडर में भी दे सकते हैं। लेकिन अभी के जो कुछ लेवल पे कुछ शिक्षण संस्थानों में भी मैं इस कमेटी की जो है एक्सटर्नल कमेटी मेंबर होते हैं 2, जिसमें एडवोकेट के तौर पे मैं हूँ, एसएसबी में हूँ, इधर हमारे आरटीओ ऑफिस की हूँ, हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो एसएसजे कैंपस है वहां की हूँ। लेकिन हमने अभी देखा कि पॉश एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पा रहा है। जो इंटरनल कमेटी है और वो जांच बैठा रही है, और जांच के द्वारा जो वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को रिकमेंड कर रही है कि जो विक्टिम है उसको क्या राहत मिलनी चाहिए, जो ऑफेंडर है, जो अपराधी है, उसको क्या उसके साथ एक्शन होना चाहिए। तो इस रिकमेंडेशन पे हमने देखा, मुझे कहने में शर्म नहीं है कि एसएसजे कैंपस में एक महिला प्रोफेसर हैं, उनके साथ नहीं उसका अभी कोई न्याय नहीं मिल पाया है। ऑलरेडी हाई कोर्ट में उनका मामला गया हुआ है। ऐसे श्रीनगर के अंदर भी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर महिला हैं, प्रोफेसर, जिनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन रिकमेंडेशन के बाद भी उसका प्रभावी तौर पे उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी हल्द्वानी के अंदर भी शिक्षण संस्थान में ऐसा मामला आया है जो अभी वर्तमान में है। लेकिन ऐसा संस्थागत यौन हेरेसमेंट के बहुत सारे, सेक्सुअल हेरेसमेंट के बहुत सारे केसेस हैं। अगर हम बारीकी से देखें कि यौन शोषण क्या क्या है, उसकी परिभाषा में जाएं तो छोटी छोटी चीजें, अगर एक डीएम लेवल पे भी, अगर डीएम के अंडर में कोई सबॉर्डिनेट महिला है, इवन महिला डीएम है और उसका सबॉर्डिनेट उसके साथ वर्बल, शाब्दिक मतलब मौखिक रूप से उसको, फिजिकल रूप से उसको, आर्थिक रूप से, या उसके साथ किसी तरीके से ब्लैकमेल करके उसको, उसकी प्राइवेसी को, उसकी डिग्निटी को अगर खत्म कर रहा है, उसके कई सारे इशारे भी हो सकते हैं, आपका एक प्रपोजल भी हो सकता है, उस तरीके का सेक्सुअल प्रपोजल। तो इस तरीके के अगर मामले हैं तो बारीकी से देखा जाए तो कई सारे मामले हैं जो छुपे हुए हैं। लेकिन जहां पे
महिला एक मतलब अपने को न्याय संगत मानते हुए न्याय के लिए आती है, तो उसको न्याय मिलना भी इन कानूनों का काम है। तो वहां पर हम देखते हैं कि हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, जिसमें पुरुषवादी सोच का वर्चस्व रहता है, जिसमें सामाजिक मान्यताएं रहती है कि महिला को चुप रहना चाहिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए, उसको सामंजस्य बैठाना चाहिए माहौल के साथ। अगर वो कंप्लेंट करेगी तो उसी की नौकरी जाएगी, वही विक्टिमाइज होगी, वही पीड़िता बनेगी। ऐसा हो रहा है, पीड़िता बन रही है, लेकिन वो अपनी आवाज उठा रही है। वो एक स्वतंत्र तौर पे अपने मामले को समाज के सामने या कमेटी के सामने ले जाके एक रोल मॉडल भी बन रही हैं। तो ये हमें देखने की जरूरत है कि जो हमारे भारतीय संविधान से प्रदत्त जो मामले, जो हमारे पास कानून आ रहे हैं, अभी हमारे जो आईपीसी सीआरपीसी हैं, उनमें भी थोड़ा अंतर, अभी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता करके नई सरकार ने बनाए हैं, उनको भी हमें समझने की जरूरत होगी कि हमें किस तरीके से इन मामलों में न्याय को कहाँ पे देखना है। जैसे समान नागरिक संहिता यूसीसी भी हमारे उत्तराखंड में पहला जो है यूसीसी लागू हुआ है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको एक मॉडल तो मानने की कोशिश की गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी जो है हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है, नफरत की राजनीति बढ़ी है और भेदभाव, वर्ग मूलक भेदभाव या धर्म आधारित भेदभाव का बोलबाला बढ़ा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारे लिए समता मूलक कोई न्याय की कानून बन रहा है, तो उसको सामाजिक और समावेशी तौर पे एक हर वर्ग, लिंग, जाति, मजहब से ऊपर हटके उसको हमें क्रियान्वयन में लाना होगा। तो हम जो समरसता की बात करते हैं, जो समता की बात करते हैं, वो तभी हो सकती है। और रही संविधान की बात, जो हमारे संविधान है, आज संविधान की भी कई तरीके के खतरे उस पे मंडरा रहे हैं। तो उस पे भी उसकी रक्षा करना, गणतंत्र को हमें संजोए रखना और उससे जो हमारी जो विकल्प की राजनीति है, क्या विकल्प होने चाहिए इससे हटके, इस पे भी हमारी बातें जरूर आनी चाहिए, हम जब इस चर्चा में आ रहे हैं महिला दिवस के तौर पे। तो साथियों, एक बहुत बड़ा जो वो है, इतने कानून बनने के बाद महिला के लिए हम देख रहे हैं कई योजनाएं भी हैं जिसका फायदा अभी नहीं उस तरफ पे पहुंच रहा है। एक तरह हम कहते हैं महिला चांद पे भी पहुंच गई है, महिला पायलट भी है, महिला आर्मी में भी दखल कर रही है, यूपीएससी भी पास कर रही है। लेकिन जब हम शारीरिक संरचना पे महिला को देखने की एक नियत रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मर्यादाएं, हमारी सीमा, हम उनको लांघने लगते हैं। तो वहां पर हमें जो हमारे संविधान को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे कर्तव्य भी क्या हैं, जिन कर्तव्यों की बात हमारा संविधान भी करता है और हमारे कानून भी जो हमें अगर दंडित करता है तो उनके उल्लंघन पे ही करता है। बावजूद इसके जो हमारी महिलाएं हैं, आज हम उत्तराखंड के अंदर ही देख रहे हैं कि अंकिता का मामला जो अभी था, जिसमें अंकिता एक ऐसी महिला थी, जो बच्ची थी, जो एक छोटे से पौड़ी शहर से अपनी आजीविका के लिए, अपने घर को चलाने के लिए एक दूर दराज ऋषिकेश में जो आई थी, वनांतरा में उसने काम किया था। लेकिन जब उसके साथ एक जो हम कह रहे हैं ना, हमारा उत्तराखंड टूरिज्म है, देवभूमि है, लेकिन किस तरीके का पर्यटन, जहाँ महिलाओं को किसी वीआईपी के लिए या महिला को किसी खास आदमी के लिए या पुरुषों के लिए सजाया जाए, वो नौकरी का आधार होगा कि उनको, अगर वो उसके लिए मना करती है तो उसकी सजा उसको अपनी मौत दे के होगा। तो ये जो अंकिता का एक मामला, अंकिता जैसे हजारों लाखों मामले देश के अंदर हो रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड में तो आए दिन देख रहे हैं कि चाहे वो दहेज के मामले हैं, चाहे यौन शोषण के मामले हैं, वो आए दिन हो रहे हैं। तो अंकिता वाला प्रकरण, जिसमें अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के तौर पर भी हमने उस फैक्ट फाइंडिंग टीम में हमारी संस्था ने काम किया था, तो पाया कि वनांतरा रिसोर्ट में जो चलता था उस समय, जो भाजपा का एक नेता था, वो विनोद आर्या, उसके बेटा पुलकित ने
जो है इस तरीके का अंकिता को प्रपोज किया था कि वो किसी वीआईपी के लिए उसको वो किया जाए, उसका एंटरटेन किया जाए। लेकिन जब अंकिता ने मना किया तो उसको जो वहाँ एक नहर थी वहाँ पे उसको मार के फेंक दिया गया। अब हम देखते हैं कि जब बात आई कि एक वो घटना हुई, उसी के समानांतर जो दूसरी घटना हुई कि जहाँ अंकिता रहती थी उस रिहायशी जो मतलब उस टूरिज्म का रिजॉर्ट जो भी था वहीं उसके जगह को बुलडोजर चला दिया गया। यानी कि साक्ष्य को ही खत्म करने के वो किए गए। तो साक्ष्य खत्म करने का मतलब केस को कमजोर करना, और वो साक्ष्य किस इशारे पे किए गए, कितनी बड़ी ताकत उसमें लगी, इतना दुस्साहस कैसे किसी मंत्री या कोई सामाजिक कार्यकर्ता कर सकते हैं कि उनको जो हमारे जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं कि वो सब कुछ कर दें और कहें कि हमने तो इशारे में किया था। और उसके बावजूद जब इसकी जांच कमेटी बैठी है, भारी दबाव के बाद अभी पुलकित आर्य समेत 2-3 जो है अपराधियों को आजीवन कारावास हुआ है। लेकिन अभी भी हमारी जो मांग है कि उसमें जो वीआईपी है, जिसके लिए जो अंकिता को परोसा जा रहा था, उसको भी नामजद करके उसको भी गिरफ्तार किया जाए और कठोरतम सजा उसको दी जाए। और उसके साथ जो भी साक्ष्य को दबाने के लिए, साक्ष्य को खत्म करने के लिए जो सब एक गठजोड़ बने थे, उन लोगों पे भी जो सजा होनी चाहिए, ये मांग अभी चल रही है। ये तो एक एग्जाम्पल दिखता है पूरे उत्तराखंड के अंदर। लेकिन अभी अभी मैं एक अभी पढ़ रही थी कि अभी नैनीताल के अंदर एक महिला पर्यटक आई, देहरादून से या दिल्ली से आई है, जो जिस ड्राइवर के उसमें वो कोई दीपक बोरा कहा जा रहा है, नैनीताल में जैसे ही वो पहुंचे तो वो जंगल की ओर उसको ले गया और उसका मोबाइल भी छीना और उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की। वो बहादुर महिला ने फट से उससे निजात पाई क्योंकि वो पिया हुआ था, और पूरी रात जंगल में रहकर उसने सुबह होने का इंतजार किया, और सुबह उसको जो भी महिला मिली उसके उसमें वो पुलिस के पास गई है और वो आरोपी पकड़ा गया है। तो हम तो नित नए जो ऐसे वो देख रहे हैं, तो हमारी जो ये एक निरंतर चलने वाली घटना है जिसमें आए दिन आत्महत्याएं महिलाएं कर रही हैं, उनके साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ ऑनर किलिंग हो रही है, इज्जत के नाम पे उनकी हत्याएं की जा रही हैं। तो ये जो बड़े संगीन मामले नित हो रहे हैं, तो ऐसे में हमको भी मंथन करके एक आवाज जरूर बनानी पड़ेगी कि कैसे हम शासन प्रशासन को जगाएं, उन एजेंसीज को जो महिलाओं के संरक्षण के लिए, बच्चों में तो जेंडर की बात भी नहीं आती, बच्चे मीन्स बच्चे, उनके यौन शोषण तो कभी भी कैसे भी हो जाते हैं, वो चाहे बालक है चाहे बालिका है। तो ऐसी सुरक्षा एजेंसीज को सक्रिय करने में हम क्या योगदान दे सकते हैं, हम किस तरीके से एकजुट हो सकते हैं इस शोषण के खिलाफ और न्याय तक पहुंचा सके इन मामलों को, तो ये भी हमारी बहुत जरूरत मुझे लगता है कि महिला दिवस में हमारी बात आनी चाहिए। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि सरकार ने जो मनरेगा कानून में अभी एक मनरेगा कानून जो था महात्मा गांधी ग्रामीण योजना, उसको बदला है, जी राम जी तो रख दिया। उसमें ये भी कहा कि 125 दिन का काम मिलेगा, लेकिन उसकी जो सीमाएं हैं, केंद्र ने उससे पल्ला झाड़ लिया है, राज्यों को सौंप दिया है। लेकिन केंद्र के इशारे पे जहां पे ये काम की उनको जरूरत लगेगी, वहीं पे मनरेगा के लिए मजदूरी दी जाएगी। तो हम ये मजदूरी की जहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसमें महिलाओं की मजदूरी का भी सवाल है, महिलाओं के लिए जरूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि महिलाओं के अनुरूप काम तो नहीं मिला इसमें, लेकिन 125 दिन की कोरी कल्पना है, क्योंकि वो वित्तीय बजट में भी वो उस तरीके से लागू नहीं हो सकती हैं। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारी आर्थिकी का सवाल है, यहाँ पे महिला मजदूरों का सवाल है, जो अभी 29 श्रम कानूनों को खत्म करके सरकार 4 श्रम संहिताएं लाई है, श्रमिक कोड लाई है, लेबर कोड लाई है। उनमें भी जो हम आज बात कर रहे हैं कि 1908 में महिलाएं आई थी अपने काम के घंटे वो करने के लिए, जिसमें एक स्टैंडर्ड जो विश्व स्टैंडर्ड है, मानक है कि 8 घंटे काम करेंगे। एक गरिमामय उपस्थिति एक मजदूर की भी होगी, उसको आराम के घंटे भी होंगे, उसका मातृत्व लाभ भी होगा। लेकिन अभी जो 4
संहिताएं आ रही हैं, उसमें तो हमारे 8 की जगह 12 घंटे तक काम लेने की बात कही जा रही है। और ना वो यूनियन बना सकते हैं, ना वो अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसपे भी जो एक कुठाराघात हुआ है, उन कानूनों के लिए, उन संहिताओं के लिए भी हमको बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनके भी सवाल हैं। तो ये बहुत सारे एक व्यापक सवाल हैं, जिन पे हमें उतरने की ज़रूरत है। और जो अभी सरकार ने जो वित्तीय बजट रखा है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो में जो है लगातार गिरावट आई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और मनरेगा में 5% की कटौती आई है। तो हम कह रहे हैं जेंडर बजट में भी कमी आई है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि हम कैसे अपने जेंडर बजट को ही कम कर देंगे, तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो कोरी रह जाएगी। इस पे भी हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इनको मुद्दे बनाने पड़ेंगे। एक आंकड़े के अनुसार मीडिया रिपोर्ट से है कि 2025 में 179 जो हैं ऑनर किलिंग के मुकदमे दर्ज हुए थे। और अभी 15 से 18 वर्ष तक की जो है 40% स्कूल बच्चियां नहीं जा पा रही हैं। और जो सरकारी स्कूल हैं वो खत्म किए जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों का में बढ़ोतरी हो रही है। तो जो प्राइवेटाइजेशन है और जो बिजनेस की तरीके से जो निजीकरण फैल रहा है, उसमें जो है हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं, मूलभूत जो हमारे अधिकार हैं, उनमें बहुत गिरावट आई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हमारे पहाड़ में पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। खेती चौपट हो रही है, जिसमें जंगली जानवरों का जो है बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हम अल्मोड़ा के अंदर देख रहे हैं, आज तो बंदरों से कह रहे हैं ये तो तेंदुए और बाघ जो है आए दिन सड़कों पे घूम रहे हैं। तो सुरक्षा के भी जो तंत्र हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए हैं। ऐसे में जो हमारी महिलाओं के जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उनको उठाने की बात है। पंचायत में हमें 73वें संविधान संशोधन से पंचायत में महिलाओं को अधिकार मिले, आरक्षण मिला है। हम इस महिला दिवस के अवसर पे लोकसभा और राज्यसभा में भी जो अभी सरकार ने जो है 2021 में जो नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पास किया था, उसको अविलंब लोकसभा राज्यसभा में पास करके उसको विधेयक कानून बनाया जाए। ये बहुत अहम मामला है, क्योंकि 27 साल से ये जो आरक्षण का बिल है वो ठंडे बस्ते पे है। सरकार जरूर इसका वो क्रेडिट ले रही है कि हमने शक्ति वंदन किया है, लेकिन जब तक ये धरातल पे नहीं उतरता तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि नीति नियोजन में और जो हमारी योजनाएं बननी है, जो कानून बनने हैं, उनमें अगर महिलाओं का प्रतिभाग समतामूलक नहीं होगा, बराबर का नहीं होगा, तो हमारी न संवेदनशील योजनाएं होंगी, न उनका क्रियान्वयन संवेदनशील तरीके से होगा। बल्कि हमें इस तौर पे जो पुरुष एक सोच का जो अभी भी एक मानसिकता के साथ जो अभी सारी चीजें परोसी जाती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, वही हमको अभी आने वाले समय में भी देखना पड़ेगा। तो समतामूलक समाज बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना है और लेकर एकजुट होकर महिला ताकत को बढ़ाना है और जनशक्ति, जिसमें हमारे तमाम हम साथीगण जो समाज को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ कदम से कदम आगे बढ़ाना है। महिला दिवस जिंदाबाद। सभी साथियों का धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें महिला दिवस के बारे में बताया, महिलाओं के कानूनों के बारे में बताया और उन कानूनों में क्या क्या कमी है ये भी बताया। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की तीसरी प्रतिभागी हिमानी गोसाई, कक्षा 6, ताकुला अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित है? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जी बहन, आपका आभार। मेरा नाम हिमानी गोसाई है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा है। मैं माँ शारदा के चरण कमल में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज आप सभी को पता है कि आज महिला दिवस पर परिचर्चा कार्यशाला, जिसमें मैं भी अपनी प्रिय महिला पर परिचर्चा लेके आई हूँ। मेरी प्रिय महिला
महिला का नाम है। मेरी आदर्श महिला सुश्री भगवती गोसाई बुआ हैं, जिनका जन्म डोट्याल गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोट्याल गांव में हुई और माध्यमिक शिक्षा राजकीय इंटर कॉलेज गणनाथ में हुई थी और इन्होंने एमए तक की पढ़ाई पूर्ण की थी और ये बहुत अच्छी महिला है और यह बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें पढ़ाती है। और जो बुढ़े बुढ़िया लोग होते थे, जो बुजुर्ग लोग होते थे, वो पहले से हर जगह अपना अंगूठा लगाते थे और बुआ ने उनको साइन करनी सिखाई, जिससे वो बैंकों में वो अंगूठा ना करके सिग्नेचर करे और उसी चक्कर में आज उनके पास एटीएम है और वो बहुत अच्छी। और उन्होंने राष्ट्रीय साक्षरता के तहत ये सब कार्य कराया और वह बच्चों को जागरूक करने के लिए उन्होंने बहुत सारे चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर भी दिए और बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं और वह जिला विधिक के तहत है और वह बाल विकास से सेवानिवृत्त भी है और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को बाल पहरी की किताबें भी दी है और बच्चों को बाल पहरी पटल से जुड़ने के लिए भी जागरूक किया है और वो गांव में बुजुर्ग लोगों को नाटक, खेलकूद आदि बहुत चीज कराते, जिससे सभी बुजुर्ग लोग बच्चे उनके प्रिय है और मेरे को यह लगता है कि सभी बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग उनसे प्यार से बातचीत करना चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। मेरा समस्त उपस्थित जनों से अनुरोध है कि काफी प्रतिभागियों ने अपनी बात रखनी है, अतः संबोधन को संक्षिप्त करने का कष्ट करें। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की चौथी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी ईशा धोनी, कक्षा 11, खुनौली बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जी धन्यवाद। मेरा नाम ईशा धोनी है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर की छात्रा, क्लास 11 की। और जैसे आप लोगों को विदित है कि आज महिला दिवस पर परिचर्चा है, तो कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म निष्फल होगा, कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म होगा, संकट का हल होगा यह आज ही तो कर हो। आज मैं आप सभी के समक्ष हमारे क्षेत्र की अत्यधिक प्रेरणादायी व्यक्तित्व श्रीमती अनिता धोनी जी के विषय पर अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत उन्होंने घर को संभालना भी सीख लिया था और गृहिणी होने के साथ उन्हें क्षेत्र के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। आज भी हमारे क्षेत्र की एक ऐसी वृद्ध महिला के रूप में पहचानी जाती हैं, जो न केवल महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती हैं, बल्कि आत्मनिर्भर समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए भी निरंतर प्रोत्साहित करती हैं। उनका मानना है कि हर महिला सशक्त ही एक सशक्त परिवार की समाज का निर्माण करती है। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण है कि वे जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष देती हैं और वह यह सुनिश्चित करती हैं कि उनका मतलब हर सुनिश्चित प्रयास ये रहता है कि गांव के प्रत्येक बच्चे स्कूल जाए, ज्ञान के प्रकाश से जुड़े और समाज में तरक्की हो, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी नए युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा भावना और अटूट संकल्प को देखते हुए उन्हें जनता ने द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में चुना गया है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर क्षेत्र की समस्याओं को पूरी रखता के साथ प्रशासन तक पहुंचाती हैं। उन्होंने गांव में अपने गांव के साथ उन्होंने कई क्षेत्रों में विकास के कार्य किए हैं। विकास कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। मैं उन्हें अपना आदर्श इसलिए मानती हूँ क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि मन में दृढ़ इच्छा और सेवा का भाव हो तो व्यक्ति समाज में सकारात्मक परिवर्तन की लहर ला सकता है। उनकी निर्भीकता, सादगी और दूसरों की सहायता करने का जज्बा मुझे हम सभी को जीवन श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देता है। वास्तव में उनका व्यक्तित्व हम सबके लिए गौरव का विषय है।
एक महिला का सबसे बड़ा हथियार उसकी शिक्षा और उसका आत्मविश्वास है। नारी शक्ति का वह रूप है जो हर परिस्थिति को बदलने में समर्थन रखती है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरे कहने पे वो इस सुंदर पटल पर भी उपस्थित थी। भी है या पता नहीं। अभी शायद वो उपस्थित नहीं है, लेकिन वो जुड़ी थी और आज मैंने उन्हें आमंत्रण किया था कि आप भी हमारे इस बाल लाइब्रेरी के सुंदर मंच से जुड़े। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने सुंदर कार्यक्रम रखते हैं और आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी पल्लवी बिष्ट, कक्षा 8, रानीखेत अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित है? जी बहन, उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी बहन, आपका बहुत बहुत यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक, प्रतिभागियों एवं शिक्षक एवं सभी उपस्थित महिलाओं को मेरा स्वागत है। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। आप सभी महिलाओं को पूर्व में महिला दिवस की हार्दिक बधाई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज पूर्व संध्या में महिला दिवस के अवसर पर महिला दिवस पर परिचर्चा रखी गई है। तो मेरी प्रिय महिला मतलब मेरी आदर्श महिला का नाम है ज्योति बिष्ट। उनका जन्म हमारे गांव में ही हुआ है। वह एक बहुत अच्छी महिला है। वह एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। वह हर महिला को अपने विचार, भावनाओं को प्रकट करने की अवसर देती है। वह विभिन्न त्योहार एवं विशेष अवसरों पर अपने विद्यालय में विशेष कार्यक्रम रखती है, जिसमें वे बुजुर्ग, बच्चों एवं महिलाओं को प्रतिभाग करने व अपने विचार खुलकर विचार प्रकट करने के लिए प्रेरित करती है। वह गांव की महिला को रसोई विज्ञान और गृह विज्ञान के बारे में भी बताती है। वह विज्ञान की मदद से महिलाओं को घर के काम में आसानी करने में मदद करती है। वह महिलाओं को वैज्ञानिक उपकरण इस्तेमाल करने की प्रेरणा भी देती है और उन्हें सिखाती है कि यह उपकरण से हम अपना घर का काम कैसे आसान कर सके। वह हमारे क्षेत्र या गांव में या हमारे आसपास के गांव में हो रहे विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों, बुजुर्गों एवं महिलाओं को प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करती है। प्रतियोगिताएं जैसे जोड़ा प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता, भोजन प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता आदि। वह बच्चों का भी मार्गदर्शन करती है। वह बच्चों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वो बालिका की शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करती है एवं सभी बालिकाओं को उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करती है। वह हम सब बच्चों को तरह तरह की पुस्तकें देती है, जैसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, कहानी की पुस्तकें एवं बड़े बड़े विद्वान के बारे में भी वह हमें बताती है। वह हमें यह भी बताती है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए एवं आगे बढ़ाने के लिए इस पर कार्य करना चाहिए। उन्हें मैं अपना आदर्श मानती हूँ, क्योंकि मैं भी उनकी तरह अपने क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाना चाहती हूँ और सभी लोगों को पढ़ने, लिखने एवं अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ। मैं उनकी तरह अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश करूंगी और सबको संस्कृति को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करूंगी। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं मुस्कान है जिनकी महक उठता है ये सारा वातावरण, ज्ञान से जिनके रोशन होता है हर एक मन, आदरणीय विजया ढोंडियाल मैम का इस मंच पर हम करते हैं दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इन पंक्ति धाराएं भरे ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर विजया ढोंडियाल मैम, अध्यक्ष ज्ञान विज्ञान समिति अल्मोड़ा से। मैम, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हरे धन्यवाद। प्यारी सी हमारी संचालिका यशस्वी और इस पटल पर जो हमारी बहुत ही अच्छी बच्चियां जुड़ी हैं, दृश्या, महिमा, हिमानी, ईशा, पल्लवी, मंत्रिता, कार्तिक, ये सब जुड़े हुए हैं। अपनी बातों को इन्होंने कुछ रख लिया है, अभी 2 लोगों की भी बारी बाकी है।
और साथ में जो हमारे गणमान्य सदस्य भी इससे जुड़े हुए हैं। साथ में आज की विशिष्ट अतिथि भी यहाँ पर सुनीता जी हैं और हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मेरी बहन हमारी चंद्रकला वर्मा जी, जो कि भारत ज्ञान विज्ञान समिति की सदस्य तो हैं ही, लेकिन समता जो महिला विंग है उसकी वो सह संयोजक हैं। और अभी हिमानी गुसाई ने एक अपनी जो प्रिय महिला का नाम लिया था भगवती गुसाई, वो हमारी समता की संयोजिका भी है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हिमानी ने अपनी बुआ के कार्यों से वो बहुत प्रभावित हैं और भविष्य में उन्हीं की तरह वह कार्य करेंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। मैं देख रही हूँ कि हमारी जो आज की वक्ता हैं दृश्या कोहली ने, वो अपनी बहन से प्रभावित हुई हैं। बहन के जो कार्य हैं उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और भविष्य में उनके कदमों पे चलना चाहती हैं। महिमा धोनी ने अपने गांव के ग्राम प्रधान के बारे में जिक्र किया है और उनके कार्यों से वो बहुत प्रसन्न भी दिखाई देती हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब हमारे जिनको हम नेतृत्व प्रदान करते हैं उनसे यदि हमें प्रभावित होते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने गांव के लिए कुछ अच्छा जरूर कर रही होंगी और उम्मीद है वो भविष्य में भी ऐसा करेंगी। ईशा का क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा था साफ साफ, इसलिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी उन्होंने जिन महिला के बारे में आखिरी की कुछ लाइन में सुन पाई थी वो सुनाई, कनेक्टिविटी की शायद प्रॉब्लम रही है, लेकिन फिर भी वो प्रभावित दिखाई दी हैं। और अभी तक पल्लवी जी ने मेरे से पहले वक्तव्य दिया है, वो अपनी एक ज्योति बिष्ट नाम की शिक्षिका से बहुत प्रभावित नजर आई। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो बहनें हैं छोटी-छोटी, उन्होंने अपने जीवन में किसी को आदर्श माना और उनकी इच्छा है कि वो जीवन में उनकी तरह कुछ करना चाहती हैं आगे। और मैं उन सबको इस कार्य के लिए और जो मोटिवेशन उनको मिला है और आगे जो वो करना चाहती हैं उसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएँ देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इन प्रेरकों से प्रेरित होकर के आगे बढ़ने में बहुत अच्छे मुकाम पर भी पहुँचेंगी। अब क्योंकि यहाँ पर प्रेरणा की बात हो रही है, तो मैं आप लोगों को ये बताना ज़रूर चाहूँगी, हमारी बच्चियों ने जो बात की है, ये जो मैं पत्रिका दिखा रही हूँ जिसका ज़िक्र पहले ही हो गया, इसमें एक महिला की आपको दिखाई दे रही होगी फ़ोटो, इनका नाम है राधा। ये भी ग्राम प्रधान थी। ये सरकार की आली में ग्राम प्रधान थी और करीब 30-35 साल तक इन्होंने अपने गाँव में बहुत अच्छा काम किया। जो काम इन्होंने किया इससे सब लोग प्रभावित हुए हैं और हम हमारे संगठन की सदस्य भी रही हैं। चूंकि अब इनकी मृत्यु हो चुकी है तो इन्होंने जो 30 साल तक जो इतने अपने गांव के लिए जो काम किया, विकास का काम किया और इनके कार्यों से प्रभावित भी हुए लोग। और एक समय ऐसा भी आया जब राष्ट्रपति ने इनके गांव को निर्मल पुरस्कार से सम्मानित भी किया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक महिला अगर लगातार अपने क्षेत्र के लिए काम करती है या अपने समाज के लिए काम करती है तो उनको कितना बड़ा सम्मान मिलता है। और सबसे बड़ी चीज ये देखिए, हम चाहेंगे कि कल आप लोगों का भी नाम ऐसी पत्रिकाओं में आए, जैसे राधा का आया ऐसे ही कभी ईशा का आए, पल्लवी का, ये दृश्या का आए, सबका आए। क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आपको वो सम्मान हमेशा प्राप्त होगा। और इसके लिए लेकिन आपको सतत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ेगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने चारों तरफ के माहौल को समझते हुए अपने को ठीक प्रकार से संभाल के रखना होगा। क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत सारी उठापटक तो चल रही है, आप लोग सब जानते हैं। इसलिए हमें बहुत ही गंभीरता से अपने जीवन में अनुशासन में रह करके कार्य करना होगा और अपनी शिक्षा को पूरी करते हुए और अपना जो लक्ष्य आपने जीवन में रखा है उसमें उसको आप फोकस करें। लक्ष्य को फोकस करना जरूरी है आपके लिए भी। आप सब बच्चे हैं, अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अपनी शिक्षा को किस तरीके से पूरा करते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार की होगी ये आपको निर्धारित करना होगा। अगर निर्धारित नहीं करेंगे तो कितनी भी बड़ी डिग्री ले लेंगे तो हम कुछ भी हासिल जिंदगी में नहीं कर पाते। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, क्योंकि महिला दिवस की बात हो रही है, महिला दिवस का आप लोगों को पता ही होगा, हो सकता है आप लोग कल के पेपर में भी आ जाएगा।
क्योंकि महिला दिवस एक लंबी कहानी है, कुछ सुनीता ने आपको बताई है, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। अब हमें को इतना पता होना है कि हर साल ये दिवस मनाया जाता है और हर साल कोई ना कोई थीम इसमें दी जाती है। अभी इसमें 2 तरह की थीम इस समय दिखाई दे रही है पटल पर। उसमें एक थीम आती है, एक थीम दी गई है, उसका नाम है गिव टू गेन। गिव टू गेन मतलब आप दो कुछ प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को देंगे और हम उससे कुछ लेना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम कुछ ऐसा काम करें और उस कार्य का हमें संतोषजनक इस प्रकार से हमें सम्मान मिले, फल मिले, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसमें दान जो कर रहे हैं हम, वो चाहे हम समाज में कुछ दान करते हैं, या जीवन में कुछ दान करते हैं, या शिक्षा का कुछ दान करते हैं, इससे तात्पर्य है कि हम जब किसी को कुछ देंगे तो हमें ज़रूर उसका सम्मानित फल प्राप्त होगा, सम्मान भी मिलेगा। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात क्या है कि इसमें जो हमारे समाज में जो असमानता फैली हुई है, जिसका ज़िक्र सुनीता ने पूर्व में कर चुकी हैं तो वो असमानता के खिलाफ भी हमको देखना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा। आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि असमानता अगर हो रही है, तो उसको कहीं न कहीं पर रिपोर्टिंग की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये जो हमारे समाज में लैंगिक समानता की बात हो रही है इन महिला दिवस के अवसर पर, तो वो यही है कि हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे काम करें जो कि समाज के लिए लाभदायी हों। अगर आप स्कूल में पढ़ती हैं, तो आपको भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लिए। स्कूल की प्रीमाइस में ही अगर आप साफ-सफाई का काम देखते हो कि कहीं पे कोई कूड़ा तो नहीं इकट्ठा हो गया है, या जो आप लोग कुछ छोटी-छोटी चीज़ें खाते हो, रैपर बिस्किट खाते हो, टॉफ़ी खाते हो, वहीं फेंक देते हैं बच्चे, कूड़ा-करकट फैलाते हैं, छोटा-छोटा पूरा स्कूल जो होता है कई बार प्लास्टिक से भरा पड़ा रहता है, या टॉयलेट्स बहुत सफाई नहीं रखते हैं, बच्चे कहीं जाते हैं सफाई नहीं। ये हम ज़िम्मेदारी है हमारी, अपने विद्यालय को सुरक्षित रखना, अपने विद्यालय को साफ रखना, ये समाज को साफ रखना। तो हम आज यदि ऐसा कुछ करते हैं, तो हम निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे। और ये आदत जब आप में बन जाएगी, तो निश्चित रूप से जब आप बड़े हो जाएँगे, ये आदत आपकी बनी रहेगी। तो इस पटल पर आप जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि भविष्य में आप भारत ज्ञान विज्ञान समिति से क्योंकि जुड़े हैं, इसमें जो हमारी आज की संचालिका है, वो तो भारत ज्ञान विज्ञान समिति अल्मोड़ा में की अपने सदस्य माना जा रहा है उन्हें। तो अब कल हमारे यहाँ तो नीचे सरकार की आली में महिला दिवस का आयोजन भी है बहुत बड़ा। अब आप आएँगी वहाँ पर तो हमें बहुत खुशी होगी। आप पहुँचना वहाँ, अपनी मम्मी-पापा के साथ ज़रूर पहुँचना। तो हमारा काम ये है आज के दिन कि हम शिक्षा के लिए काम करें, अपने छोटे भाई-बहनों की शिक्षा पर ध्यान दें। मोबाइल आ गया हमारे बीच में, आज हम आभासी पटल पर आप लोगों से बात कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस मोबाइल के कुछ दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं बच्चों में, बेटियों में, बेटों में, उस पर भी आपको बहुत नज़र रखनी है, ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों को एक कोशिश करनी है कि जो चीज़ हमें प्राप्त होती है, समाज से, टेक्नोलॉजी से, शिक्षा से, उसका सही सदुपयोग हम कैसे करें, इस पर आपको ध्यान देना है। मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करती हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी बेटियाँ जो हैं, वो जिन लोगों के बारे में ज़िक्र कर रही हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं तो हम बड़े-बड़े नाम ले लेते हैं कि हम तो उनसे प्रभावित हुए, उनसे प्रभावित हुए। और मुझे अच्छा लगा कि कोई अपनी बहन से प्रभावित हो रही है, कोई अपने ग्राम प्रधान से, कोई अपनी शिक्षिका से, तो कितनी अच्छी बात है। हमारे चारों तरफ ही ऐसे लोग हैं जिनसे हमें प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, तो हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। सारी बच्चियों को बहुत शुभकामनाएँ, जो भी इस पटल पर जुड़े सबको बहुत-बहुत नमस्कार। भारत ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से मैं आपका सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और क्योंकि ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरे देश में भारत ज्ञान विज्ञान समिति नागरिक शिक्षा के कार्यक्रम को लागू कर चुकी है। और ये जो पटल पे जो आज का कार्यक्रम है, नागरिक शिक्षा केंद्र के पटल के रूप में आज यहाँ पर हमारे किरोला जी ने इसकी ज़िम्मेदारी ली थी और उन्होंने इस कार्य को पूरा भी किया है कि वो ऑनलाइन एक कार्यक्रम ज़रूर
नागरिक शिक्षा का करें, और ये नागरिक शिक्षा का बेहतरीन कार्यक्रम उनके द्वारा संचालित किया गया है। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अपने बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर छोटी छोटी, देखिए कम शब्दों में आपने अपनी कितनी बातें अपने सामने रखी हैं। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहें। और अभी हमारे भाई लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी अपनी बातें रखेंगे। श्याम जी तो लगातार इस पर पटल पर बने हुए हैं, अशोक जी हैं, हमारे सचिव जी हैं, और भी भाई लोग दिखाई दे रहे हैं। नाम अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई दीपक जी भी दिखाई दे रहे हैं, और सुमित जी भी हैं शायद इसमें। तो सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस पटल पर आई और आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की छठी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदा की चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और आप सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों को और सभी अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। तो जैसे कि आज की कार्यशाला में अपनी प्रिय जो महिला दिवस विशेष जो ये कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष अपनी प्रिय महिला के बारे में बताना चाहूंगी। नारी तुम नारायणी, नारी जो संपूर्ण सृष्टि की जननी है, नारी जिसने अस्तित्व में समाया होती है सकल संसार, वह अपने गर्भ में भविष्य को जन्म देती है तो दानव का विनाश करती है, और दानव का विनाश करती है। लक्ष्मीबाई अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला के अंतिम प्रतिभागी मेरे बड़े भाई कार्तिक तिवारी, कक्षा 9, गोपेश्वर चमोली से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 9 का छात्र हूँ, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं अपनी माँ से प्रेरित हुआ हूँ। उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया, उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया, हर बार मुझको सही राह पे लाया। माँ एक तुम ही तो हो, माँ एक तुम ही तो हो जो मुझे जानती हो, मेरे अंदर धड़कने वाले हृदय को पहचानते हो, मेरे अंदर धड़कने वाले हृदय को पहचानते हो। मेरी माँ का नाम श्रीमती मीना तिवारी है, जो कि सामाजिक क्षेत्र में विगत 11 वर्षों से कार्य कर रही हैं। आज हम सबको महिला दिवस में जिनसे हम प्रेरित हुए हैं उस महिला पर बोलना है, और मैं अपनी माँ पर बोल रहा हूँ। मैं माँ जैसे अनमोल विषय पर बोल रहा हूँ। मैं माँ जैसे अनमोल विषय पर क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि माँ का बखान नहीं होता, माँ का बखान नहीं होता, माँ का गुणगान नहीं होता। माँ के बिना कोई महान नहीं होता, माँ के बिना कोई महान नहीं होता, माँ के बिना ये जहान नहीं होता, माँ के बिना ये जहान नहीं होता। इसलिए मैं माँ के बारे में बोलने की सामर्थ्य नहीं, फिर भी मेरे अंदर माँ के बारे में बोलने की सामर्थ्य नहीं, फिर भी आप सभी के समक्ष अपने माँ के जीवन परिचय को रखता हूँ थोड़ा बहुत, कि मेरी माँ किस प्रकार कार्य करती हैं। मेरी माँ, जैसे कि मैंने बताया, वो सामाजिक क्षेत्र में लगी रहती हैं। सबसे पहले तो मेरी माँ एक कुशल गृहिणी है, वे घर का सारा कार्य करती हैं। तत्पश्चात वे सामाजिक कार्यों में लगती हैं। वे घर के कार्य करते करते ही योजना बनाती हैं। वे आटे तथा वेस्ट पड़े कट्टों से कैरी बैग बनाती हैं। वे खराब कपड़ों से दरी चटाई पावदान बनाती हैं। वे जो हमारे नेचुरल गूगल धूप होते हैं, जो हमें मार्केट में उपलब्ध होते हैं, उन धूपों को बनाती हैं। अर्थात मेरी माँ हर कार्य में रुचि रखती हैं। मेरी माँ ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया। विवाह के बाद भी आर्थिक परेशानियां रही। मेरी माँ कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही हैं। उन्होंने अपने
जीवन का उद्देश्य केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे समाज को अपना परिवार मानकर कार्य किया है। विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक वानिकी के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय है। मेरी मां ने ग्रामीण महिलाओं को निशुल्क सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन और हस्त निर्मित उत्पादनों का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता दिखाया है। आज कई महिलाएं उनके मार्गदर्शन से अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने परिवार का सहारा बन रही हैं। इसके साथ साथ मेरी मां जैविक खेती को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने का भी काम करती हैं, ताकि हर महिला उन योजनाओं का लाभ ले सकें। उन्होंने हमेशा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी दी। मेरी मां प्रकृति से बहुत प्रेम करती है। पिछले कई वर्षों में उन्होंने लगातार पौधरोपण कर रही हैं। वे पिछले कई वर्षों से पौधरोपण कर रही हैं। केवल पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनकी देखभाल करना, गुड़ाई निराई करना, खाद पानी देना और उनकी सुरक्षा के लिए भी अपने निजी खर्च से ट्री गार्ड लगाना भी करती हैं। साथ ही वह लोगों को वनाग्नि से जंगलों को बचाने के लिए जागरूक भी करती हैं। उनके इन उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया है, जैसे तीलू रौतेली पुरस्कार, नंदा गौरा पुरस्कार, प्रमुख वन संरक्षण HOFF हॉफ सम्मान, नेहरू युवा केंद्र सम्मान, राज्य महिला आयोग सम्मान, बाल विकास विभाग सम्मान, कल्याणी सम्मान आदि। इतना ही नहीं, उन्होंने गढ़वाली फिल्म रिखुले में भी अभिनय करके कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी प्रतिभा दिखाई, जिसके लिए उन्हें उत्तराखंड यंग सिने अवार्ड से भी नवाजा गया है। मेरे लिए मेरी मां केवल मां ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शक और एक सच्ची समाज सेवी है। उनसे मैंने सीखा है कि अगर मन में सच्ची लगन और सेवा की भावना हो तो एक साधारण व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। मुझे मेरी मां पर बहुत गर्व है और मैं भी भविष्य में उनके रास्ते पर चलकर समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, मेरी मां सिर्फ मेरी मां नहीं, वह सैकड़ों महिलाओं की उम्मीद और प्रेरणा है जो उनके मार्गदर्शन में चल रही है। आज मेरी मां सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दे रही हैं और उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। आपने हम सभी को अपनी माँ के बारे में बताया। श्री श्याम प्रसाद पांडे सर का स्नेहिल स्वागत। पटल पर रोज जिनकी होती है आहट, हृदय से अभिनंदन, ससम्मान प्रणाम। आपकी उपस्थिति से रोशन हर मुकाम। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पल्लवी जोशी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया कार्यक्रम का, और आप तो सदस्य भी हैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति के। आपने सभी यहाँ प्रतिभागियों का स्वागत किया। अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, सम्मानीय लोगों का स्वागत किया और ये बताया कि आपकी जो आदर्श महिला हैं जिनसे आप अत्यधिक प्रभावित हैं, वो ज्योति विश्व मैडम है, जो ग्राम प्रधान के लिए चुनी गई हैं और समाज सेवा में जिनका बहुत इंटरेस्ट है। आज के इस महिला दिवस कार्यशाला में, परिचर्चा में कुछ 7 बच्चों को भाग लेना था और नेट की बाधा की वजह से मंत्रिता शर्मा नहीं जुड़ पाई, लेकिन बाकी सब ने अपने अपने विचार रखे, अपने अपने कौन उनके प्रिय हैं, इनके बारे में, किन महिलाओं ने उन्होंने प्रभावित किया है, उनके बारे में बताया। अब इसको हम बता भी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आदरणीय आकाश सरस्वत जी, शिक्षा निदेशक,
उत्तराखंड ने सभी अतिथियों का स्वागत किया, बच्चों का स्वागत किया और बताया कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, लेकिन हमें इसमें कथनी करने में एक रूपता लानी होगी, ये करके दिखाना होगा, तभी सच्चे अर्थों में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। हमारे व्यवहार में आना चाहिए, सिर्फ किताबी नहीं होना चाहिए। आज हमारी पहली प्रतिभागी त्रिशा कोहली हैं, जिन्होंने रश्मि सेमवाल मैडम को, जिन्हें अपनी बड़ी बड़ी बहन मानती हैं, अपनी आदर्श महिला बताया। महिमा धोनी जी ने भी अपनी आदर्श महिला के बारे में बताया, जो कि वर्तमान में ग्राम प्रधान है और बच्चों के, महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। आज की हमारी विशेष अतिथि सुश्री